होती है। कुछ लोग बोलते हैं लिक्विड हमें चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें पाउडर में चाहिए। तो ये 20% बोरोन आपको इस साल हम मार्केट में दे रहे हैं। कॉम्बी प्रोडक्ट ये 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक मिक्सचर है जो कि अभी आने वाले समय में आपको मिलेगा। और ये एक प्रोडक्ट है आपका मैग्नीशियम और जिंक का प्रोडक्ट है। बेसिकली आप लोग मार्केट में इसको बड बिल्डर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको पोस्ट हार्वेस्ट में हम देने जा रहे हैं। ये इस साल हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ किया आपको कि हम अभी आपको नया क्या दे रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, कि बेसिकली क्या है कि किसी भी फसल में संतुलित पोषण एक अच्छी क्रॉप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिम्मेदार होता है। अगर हमारे पास या हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम खर्च ज्यादा करते हैं और उसके परिणाम हमें उसके अनुरूप नहीं मिलते हैं। न्यूट्रिएंट की सप्लाई 3 तरीके से हम या हमारा पौधा लेता है। पहला, जो पौधे के अंदर रिजर्व रहता है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट से हम बोलते हैं कि सर पोस्ट हार्वेस्ट में आप न्यूट्रिशन करिए, वो पौधे के तने में टहनियों में रिजर्व रहेगा और अगली बार जब अभी डोर्मेंसी से बाहर आता है तो पौधा उसका इस्तेमाल करता है। दूसरा रिजर्व जो है वो मिट्टी में रहता है, कि जो मिट्टी है हमारी उसमें हमेशा पोषक तत्वों का एक भंडार फिक्स रहता है। और तीसरा, जो हम खाद मिट्टी में डालते हैं या पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं उसके द्वारा। ये 3 तरीके हैं जहां से पौधे को न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पोषक तत्वों के काम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैग्नीशियम है, मेन इंपॉर्टेंट रोल मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में है। क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम बहुत हेल्पफुल है। अगर मैग्नीशियम कमी हो जाए तो आपको क्लोरोफिल की कमी दिखेगी। सल्फर है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और खास करके जो पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण है उसको बनाने के लिए सल्फर का बहुत अधिक मात्रा में पौधे के अंदर यूज होता है। और सल्फर वैसे भी एक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज लिए रहता है। अगर सल्फर की मात्रा सही है तो कहीं ना कहीं पौधे के अंदर बीमारियों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा, यानी कि सहनशीलता जो है पौधे की वो ज्यादा रहती है। पोटेशियम, मोस्टली हम लोग पोटेशियम को जानते हैं कलर के लिए, कि सर पोटाश से कलर आता है, लेकिन कलर के अलावा पोटाश के बहुत महत्वपूर्ण रोल हैं। सबसे पहला रोल तो यही है कि पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पोटाश से डेवलप होती है। अगर पोटाश की पौधे के अंदर कमी है कहीं ना कहीं तो हम क्या देखेंगे कि रोग बीमारियां हमारे पौधे में ज्यादा आएंगी। दूसरा, क्वालिटी फ्रूट की और जो फ्रूट वेट है, वजन है, वो पोटाश से आता है। स्वीटनेस जो हमारे फ्रूट के अंदर है वो पोटाश से आती है। और एक जो महत्वपूर्ण काम है इसको बेसिकली ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। जड़ों से खाना ऊपर ले जाना, पत्तियों ने जो खाना बनाया दूसरे हिस्सों में ले जाना, खाना लाने और ले जाने का काम पोटाश के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। कैल्शियम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैल्शियम किसी भी इंसान के अंदर या किसी जो है जीव के अंदर या पौधों के अंदर मजबूती देने का काम करता है। जितनी कोशिकाएं हैं उनकी जो बाहरी परत है वो कैल्शियम से बनी होती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कहीं ना कहीं वीकनेस या क्रैकिंग या इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये नाइट्रोजन है जिसका हम लोग बहुत विशेष ख्याल रखते हैं, खास करके हम अगर देखें हमारे जो एप्पल क्रॉप में है तो ये 1 हेक्टेयर में 86 पौधों के ऊपर ये बेसिकली जो निकाल करके एनपीके का दिया गया है कि हर साल कितने किलोग्राम 1 हेक्टेयर में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है शुद्ध मात्रा में। तो नाइट्रोजन तकरीबन 58 किलो, उसके बाद फास्फोरस तकरीबन 7 किलो, पोटाश 51 किलो, कैल्शियम 46 किलो और मैग्नीशियम तकरीबन 15.5 किलो के आसपास। ये शुद्ध मात्रा में पोषक तत्व की मैं बात कर रहा हूं। वो पोषक तत्व आपका किसी भी माध्यम से आप दे सकते हैं। ये मत समझिए कि कैल्शियम नाइट्रेट की डोज में अगर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, नहीं, ये शुद्ध मात्रा में नाइट्रोजन की बात है। कि 57 किलो 58 किलो नाइट्रोजन मुझे अगर देनी है तो किस सोर्स से देनी है। मैं यूरिया डाल सकता हूं, मैं कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकता हूं, या मैं
कोई और एनपीके फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, तो वो एक कैलकुलेशन करके हम अपने शेड्यूल को निर्धारित कर सकते हैं। नाइट्रोजन का बेसिकली रोल क्या है? बहुत साधारण सा है कि जितना भी नया ग्रोथ है, जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, वो सभी को निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सल्फर प्रोटीन के निर्माण में या प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अधिक यूज होता है। नाइट्रोजन से भी पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है और हर एक नई कोशिका प्रोटीन से बनती है और वहां नाइट्रोजन का यूज होता है। इसलिए नाइट्रोजन हमें अधिक मात्रा में जरूरी है और ये मुख्य पोषक तत्व है। जैसे हम लोगों के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, खाना, पानी और हवा। इन 3 चीजों के अभाव में हमारे जीवन पे संकट आ सकता है। खाना नहीं मिलेगा तब भी हम मृत्यु की तरफ जा सकते हैं, हवा नहीं मिलेगी तब भी हम मृत्यु की तरफ जा सकते हैं, पानी नहीं मिलेगा तब भी। इसी तरह से 3 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इन तीनों का अभाव अगर पौधे में रहेगा तो हमारा पौधा धीरे धीरे मरने की तरफ जा सकता है। उसके बाद फास्फोरस, पिछले 4-5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि फ्लावरिंग के टाइम पर 1261 या 1261 का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता लगा कि फास्फोरस फ्लावरिंग में हेल्प करता है। लेकिन फास्फोरस के उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं और शुरुआती अवस्था में नए पौधे में तो हमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन शुरुआती अवस्था में जो हमारे पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, एस्टेब्लिश्ड जो प्लांट है, वहां पे जो नई आपका जो फीडिंग रूट्स हैं उनके निर्माण के लिए फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल है। अगर फास्फोरस का प्योर काम देखेंगे, सबसे जरूरी काम क्या है, तो फास्फोरस बेसिकली प्लांट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है, एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। एक तरह से पौधे का ये फ्यूल है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो फिर पौधा धीरे धीरे मरने की कगार की तरफ जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में एनर्जी को लेकर के जाता है। तो जब ये काम या एनर्जी का काम कर रहा है तो पौधे को सबसे ज्यादा एनर्जी कब जरूरी है? शुरुआती अवस्था में, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही उसने बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। नई कोशिकाएं बनती है, नई ग्रोथ होती है, उसके बाद फ्लावर्स आते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी एनर्जी होगी उतने बढ़िया फ्लावर्स आएंगे, उतना बढ़िया फ्लावरिंग होगी। उसके बाद सेटिंग में हेल्प करता है। आपका जो है जो सेल डिवीजन है, वहां प्लांट को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां इसका बहुत बड़ा रोल है। तो शुरुआती अवस्था में अगर फास्फोरस की कमी हमारे पौधे में है तो लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखेंगे कि फ्लावरिंग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि फ्लावरिंग आपकी रुक कर आएगी। पहले थोड़ी आ गई, उसके बाद फिर थोड़ी होगी, फिर थोड़ी होगी। उसके बाद फ्लावर्स जब खुलेंगे तो आप देखोगे कि फ्लावर्स जो है पूरे नहीं खुलते। जो पेटल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे झुर्रियां, उनके अंदर जो सिकुड़ापन है वो इस तरह से रहता है। तो बगीचे को देख करके ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, कि फूल तो आए हैं लेकिन जो एक बहार या जो फ्रेशनेस दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं वहां फास्फोरस इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। उसके बाद पोटाश, पौधे के अंदर जितनी भी हमारी फ्रूट क्रॉप्स हैं खास करके पोटाश की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पौधे के अंदर होती है। काम मैंने आपको जैसे पहले बताए थे, पोटाश ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिएंट है, खाने को लाने और ले जाने का काम करता है। हमारे जो जैसी फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद फ्रूट के अंदर जो वेट है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो उसके रिक्वायरमेंट फ्रूट सेट के बाद पोटाश की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक हो जाती है। कलर में हेल्प करता है, स्वीटनेस लाता है। तो ये बहुत सारे काम पोटाश के मिले जुले हैं। कैल्शियम, जैसा मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हेल्प करता है। ये कुछ कैल्शियम की कमी के कारण जो है इस तरह की चीजें हमें सेहत के अंदर जो डिसऑर्डर्स है वो हम देखने को मिल सकते हैं। विटर पिट की समस्या है आपका, आप ऊपर से स्टोर देखेंगे इस तरह के, खास करके ये फ्रूट तोड़ने के बाद जब हम स्टोर करते हैं तब ये समस्या हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। अंदर से काटेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जहाँ पे पोर होता है वहां पर प्रॉब्लम दिखेगी। तो इस तरह के सिम्टम, ये बेसिकली हनी क्रिस्पी जो एप्पल है उसका एक यहाँ पे चित्र दिया गया है। कैल्शियम के बारे में बहुत चर्चाएं गत वर्षों में हो चुकी हैं और आज भी हम बहुत चर्चाएं उसके ऊपर करते हैं। और फ्रूट क्रॉप्स के अंदर कैल्शियम का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि जो फ्रूट क्वालिटी है
जो हमारी फ्रूट की शेल्फ लाइफ है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम डिसाइड करता है। तो इसमें कैल्शियम के अपटेक को या कैल्शियम के लेवल को पौधे के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, वही इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो हमारी फर्टिलाइजर प्रैक्टिस, जो हम खाद डालते हैं उसकी प्रैक्टिस, वो भी कैल्शियम के अपटेक को या कैल्शियम का जो लेवल है प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर, उसको प्रभावित करती है। कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, नई कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी, और जितनी ज्यादा कोशिकाएं बनती हैं उतना ही ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हर एक कोशिका का जो बाहरी परत है वो कैल्शियम से बनती है। हर कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए कैल्शियम यूज होता है। तो जितनी ज्यादा कोशिकाएं बनेंगी उतना ज्यादा कैल्शियम पौधे को चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया नाइट्रोजन का यूज। अगर एक्सेस हम यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन का और कैल्शियम हम अगर नहीं दे रहे हैं तो आगे चल करके पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी आपको देखने को मिल सकती है। एक्सेस यूज ऑफ पोटाश और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आपस में कॉम्पीट करते हैं। जहां पर मैग्नीशियम की कमी होगी वहां आपको कैल्शियम का अपटेक भी स्लो हो जाएगा, फास्फोरस का अपटेक स्लो हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के काम को प्रभावित करते हैं। कुछ साथ में चलते हैं, कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। अगर दोनों बैलेंस में है तो अपना अपना काम करेंगे, जैसे बैलेंस बिगड़ेगा तो एक दूसरे के काम को प्रभावित करेंगे। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रोजन और पोटाश का रेशियो। नाइट्रोजन और पोटाश अगर आपस में अपने अपने रेशियो में पड़े हुए हैं तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के काम को प्रभावित करेंगे। अक्सर हम देखते हैं नाइट्रोजन जब आप ज्यादा देते हैं तो बाद में हम क्या बोलते हैं, साफ कलर नहीं आया, या हमारा जो फ्रूट है वो सॉफ्ट रहे, उसकी जो कीपिंग जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो गई। रीजन क्या है? नाइट्रोजन डोमिनेट करता है आपका पोटाश को। नाइट्रोजन जब ज्यादा होगा तो पोटाश के अपटेक को स्लो कर देगा या नहीं होने देगा, या उसके प्रभाव को दिखने नहीं देगा पौधे के अंदर। तो ये एक दिक्कत है। बोरोन डिफिशियंसी, अगर बोरोन की कमी पौधे के अंदर है तो वहां कैल्शियम की कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है कि कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकता है, और पौधे के अंदर बोरोन के साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मित्रता है। तो कैल्शियम और बोरोन आपस में जुड़ करके, और बोरोन बहुत मोबाइल होता है, वो तेजी से मूव करता है, यहाँ कैल्शियम उसके साथ जुड़ करके मूव करता है। तो अगर बोरोन की कमी पौधे के अंदर है तो कैल्शियम की कमी भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा क्या है, हमारी क्लोनिंग प्रैक्टिस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? बहुत ज्यादा क्लोनिंग हम करेंगे तो क्या होगा, अगली बार नई ग्रोथ ज्यादा होगी। जब नई ग्रोथ होगी, नई कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी तो कैल्शियम की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे हमें कैल्शियम भी बढ़ाना पड़ेगा। समर प्रूनिंग, अगर समर प्रूनिंग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से प्लांट के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते हैं। समर प्रूनिंग जितनी ज्यादा आप करोगे तो नई ग्रोथ को आप कहीं ना कहीं रोक रहे हो, तो नई ग्रोथ रुकेगी तो जो पौधे के अंदर जो कैल्शियम है वो हमारे पौधे में ही रहेगा और वो नई ग्रोथ की तरफ नहीं मूव करेगा। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो कैल्शियम के अपटेक को प्रभावित करती है। अब ये चित्र दिखाना बहुत जरूरी है। ये पौधा है और ये फ्रूट है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमने जमीन के अंदर कैल्शियम डाल दिया तो फिर हमें फोलियर स्प्रे की कोई आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम क्या करता है या पौधे के अंदर खाना कैसे मूव करता है? जब यहां पत्ती के ऊपर धूप गिरती है, ऊपर की तरफ है, तो तब तक तो नीचे का कैल्शियम जाकर के हिट करेगा उस फ्रूट के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा फ्रूट नीचे के डायरेक्शन में होता है, तब क्योंकि फ्रूट की स्किन भी यहां बनती है, वहां से पानी कम भाप बन के उठता है, तो वहां वैक्यूम भी कम क्रिएट होता है। तो पानी का बहाव सबसे पहले पत्तियों की तरफ रहता है, खास करके जो शूट्स हैं जहां नई पत्तियां हैं वहां रहता है, और कैल्शियम वहीं जाकर के हिट करता है जो पानी में घुल करके गया है। तो क्या होगा, ये कैल्शियम यहां शूट की तरफ चला गया, यहां मुड़ करके फ्रूट के अंदर बहुत कम आता है। इसीलिए लेटर स्टेज में बाद में कैल्शियम की फोलियर स्प्रेज की रिकमेंडेशंस हैं कि फ्रूट क्रॉप्स में आप कैल्शियम की स्प्रे करिए ताकि जो फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी रहे, और बेहतर समझते हैं इसको।
ये यहाँ पर पत्तियों में जाएगा, पानी के साथ ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन फ्रूट के अंदर कम जाएगा। यहां और बेहतर आप समझ सकते हैं कि जहां हमारा फ्रूट सेट हुआ अप्रोक्सीमेटली 6 हफ्ते तक फ्रूट हमारा इस अवस्था में रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो फिर मिट्टी वाला जो कैल्शियम, ये जमीन वाला जो कैल्शियम है वो पौधे के काम आ रहा है। लेकिन जैसे ही बाद में फ्रूट हमारा साइज लेना शुरू करता है तो नीचे वाला कैल्शियम फ्रूट के अंदर कम जाता है, और फ्रूट के अंदर जो कैल्शियम है, चूंकि जो कोशिकाएं हैं उनका आकार बढ़ता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि वहां जगह ज्यादा हो गई, चीज कम हो गई। तो इसलिए बाद में कैल्शियम की डिफिशियंसी आपको देखने को मिल सकती है। मिट्टी का पीएच भी इसको प्रभावित कर सकता है। इसी में एक बात बोलूं मैं जी, जैसे आप कैल्शियम बोल रहे हो ना, हाँ जी, साथ में मान लो जैसे कैल्शियम जो कलर साथ में पोटाश करे, कैल्शियम विद पोटाश, कैल्शियम और पोटाश का कंपेटेबिलिटी नहीं होती, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा, वो अलग अलग करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे खादों में है ना, खाद में तो आपको है, मैं आपको बताऊंगा वो कारण भी बताऊंगा मैं। उसका रीजन भी है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग चीजें कौन एक साथ चीजें क्यों खरीद के डालनी है, तो महंगी है, हम अलग अलग चीजें मिला करके रेशियो बना करके डाल देंगे। लेकिन वो एक अलग समस्या है कि जब भी इसलिए क्या प्रॉब्लम, इसलिए क्या लेना है, तो हम लोग एक से लिमिटेड वो है बागवान, मतलब हमारा कोई आदमी ऐसे बड़े बड़े ऑर्चर्ड नहीं कि मतलब एक, क्योंकि सोचना है तो आदमी सोचता है कि एक दिन में बार इस बार जैसे जैसे मौसम मैं उसका कारण भी बताऊंगा। बोरोन है, पिंक बड पे आप लोग बोरोन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बोरोन की रिक्वायरमेंट पौधे में अधिक होती है। बोरोन बेसिकली जो हमारे फ्लावर के अंदर जो पोलन आता है, उस पोलन को बनाने के लिए पौधे के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम बोरोन का इस्तेमाल पिंक बड पे करते हैं, और ये बहुत फास्ट एक्ट करता है, इसलिए हम इसको बहुत पहले नहीं कर सकते। जस्ट जैसे ही आपका 5 से 10% पिंक बड होता है, उस समय हमें करने की इसकी सिफारिश दी जाती है, ताकि फूल खुलते समय वहां पर पोलन की मात्रा अधिक आए। पोलन क्या है? बेसिकली मेल पार्ट है। फूल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। तो बीच में एक ट्यूब होती है जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, वो फीमेल पार्ट होता है, और पोलन जो मेल पार्ट होता है। तो मेल और फीमेल पार्ट्स के विकास के लिए 2 तत्व ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बोरॉन और जिंक। ये 2 तत्वों के कारण जो है मेल और फीमेल पार्ट, बोरॉन की कमी से कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं बाद में। बोरॉन की एप्लीकेशंस कब करनी चाहिए हमें? 2 स्टेजेस इसकी बेसिकली रिकमेंड की गई हैं। आपका पहला है प्री ब्लूम टू फुल ब्लूम। प्री ब्लूम का जब मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे पिंक बड के टाइम पे हमें इसे करना चाहिए, और फुल ब्लूम पे हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी स्प्रेस को, क्योंकि वहां पोलन के धुलने की संभावना ज्यादा है। पोस्ट ब्लूम बेसिकली अगर देखें तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या बोली गई है? आफ्टर पेटल फॉल अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आफ्टर पेटल फॉल मे बी रिक्वायर्ड। यहां क्यों रिक्वायर हो सकता है? कंडीशंस क्या है कि जितनी भी कोशिकाएं हमारी बन रही हैं, उन कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रोटीन लगता है, कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, मजबूती देने के लिए कैल्शियम लगता है। लेकिन जो कोशिकाओं के अंदर लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, भाई कोई चीज अगर मेरी मजबूत है और लचीलापन उसके अंदर नहीं है, तो दबाव पड़ने पर अक्सर वो टूट जाएगी। लेकिन अगर उसमें लचीलापन भी है तो वहां क्या होगा? दबाव पड़ने पर वो फैल सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। तो कई बार हम रस्टिंग जो हम बोलते हैं, या जो फ्रूट्स जहां हमारा लगा रहता है वहां क्रैकिंग भी हम देखते हैं, तो उसका एक कारण बोरोन भी हो सकता है, उसकी कमी भी हो सकती है। क्योंकि बोरोन के कारण, अगर बोरोन की कमी है तो लचीलापन कोशिकाओं का खत्म होता है और दबाव पड़ने पर वो टूटती है, क्रैक्स आते हैं उसमें। तो ये बोरोन की रिकमेंडेशन है कि हमें इस समय करें, और अगर करना चाहते हैं, अगर आपकी जमीन के अंदर बोरोन का लेवल सही नहीं है, तो हम एक स्प्रे जो है बाद में भी कर सकते हैं फ्रूट सेट के बाद। प्लस जो मैंने आपको बताया था, कैल्शियम प्लस बोरोन का एक बॉन्डिंग होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं, तो बोरोन वहां उसमें भी हेल्प करता है। जिंक है, पिछले 7-8 वर्षों में जिंक के ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत हमने स्प्रे भी की हैं। ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बोरोन, जिंक थोड़ी मात्रा में पौधे को जरूरत होती है, लेकिन इनकी
इसके बिना बहुत सारे कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं पौधे के अंदर। जिंक का मेन रोल क्या है? जिंक पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है और ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम पौधे के अंदर जब भी जिंक की कमी देखेंगे तो जहां से हमारी शूट्स निकलती हैं वहां आपको इसकी सिम्टम्स देखेंगे। वहां से क्या होगा? पत्तियां छोटी छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी छोटी निकलेंगी, उसका कलर हरे से जो है भूरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जिंक के टिपिकल सिम्टम है और ये पूरे पौधे में एक साथ नहीं दिखेगा, हो सकता है किसी एक ब्रांच पे आपको दिखा दे। इट मीन्स वहां जिंक की कमी है। कई बार हम उसको सोचते हैं सर कुछ और ही है, जिंक की कमी होती है बोले हर जगह दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सिम्टम्स दिखाता है पूरे पौधे में, एक टहनी पे दिख सकता है, दो टहनी पे दिख सकता है, लेकिन पूरे पौधे में एक साथ वो कभी नहीं दिखे जाएंगे। ये रिकमेंडेशंस हैं जिंक की बेसिकली। लेट डॉर्मेंट स्टेज, प्री ब्लूम, समर एप्लीकेशन हम कर सकते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस तभी दी जाती हैं कि अगर मिट्टी के अंदर जिंक का लेवल कम है तब आपको इतनी सारी स्प्रे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मेरी मिट्टी में जिंक का लेवल सामान्य है तो मुझे इतनी सारी फोलियर एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी पैदा करता है। अगर वो जरूरत से ज्यादा जाएगा तो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, प्लस जितना ज्यादा जिंक आप इस्तेमाल करोगे फास्फोरस की डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये दोनों तत्व एक साथ चलते हैं। जिंक की ज्यादा स्प्रे फास्फोरस की कमी पैदा कर सकता है, क्योंकि फास्फोरस फिर उसको ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हमें ये चीजों का बैलेंस रखना है। रिकमेंडेशन ये है कि अगर मुझे एक ही स्प्रे करनी है तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट में आप करिए, वो जिंक जाकर के आपके पौधे के अंदर स्टोर होगा और जिंक का काम मैंने जैसे बताया आपको ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण, और ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट मतलब चीजों को भड़काने का काम करता है, एक्टिविटीज को भड़काने का, चलाने का, उनको जगाने का काम करता है। जैसे गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को जिंक की गोली प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है हर रोज एक। क्यों? जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर बेबी जो डेवलप हो रहा है तो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आपका जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज प्रॉपर चले, जिंक वहां उसमें रोल अपना जो है अदा करता है। तो पौधे के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि एज ए कैटलिस्ट ये जगाने का काम करता है, तो पौधे को इस जागने की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब पौधा डॉर्मेंसी से बाहर आ रहा है। पौधे के अंदर डॉर्मेंसी से बाहर आने के बाद आते समय सबसे पहले जिंक एक्टिवेट होता है, ऑक्सिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन ही ग्रोथ को जिम्मेदार है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो वहां ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले एक्टिवेट होता है, जो कि प्लांट को जगाता है और ये बोलता है कि भाई अब समय हो गया है पत्तियां निकालने का, अब जागिए। तो वहां जिंक का सबसे बड़ा रोल है। फिर भी अगर मन नहीं मानता कि पड़ोसी ने 3 स्प्रे करनी है तो यार मैं तो एक ही करके बैठा हूं और मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप एक पेट्रोल पंप पे स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा बार बार जितनी बार भी करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जिंक को हम कभी भी अकेले नहीं करते, किसी न किसी फंगिसाइड के साथ हम कंबाइन करके मोस्टली हम करते ही हैं। तो वहां रिएक्शंस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए कम से कम एक, अगर मिट्टी में हमारा स्तर सामान्य है और अगर मन नहीं माने तो दूसरी स्प्रे आप पेट्रोल पंप पे भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप ना करें तो बेहतर है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो रस्टिंग है उस रस्टिंग को बढ़ावा देगा। ये जिंक का है। मैंगनीज है, इसकी कमी भी पौधे के अंदर बहुत अब देखने को मिल रही है। सिम्टम्स मैग्नीशियम डिफिशियंसी के और मैंगनीज के बहुत मिले जुले होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये जो लीफ मार्जिन्स हैं, जहां पे नसें बोलते हैं, नसों के बीच में जब ऐसे धारियां आपकी पीली पीली आनी शुरू हो जाए तो इट मीन्स वहां मैंगनीज की कमी है। तो ये भी जो है आपका क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पत्तियों में पीलापन आएगा तो पत्तियां भोजन कम बनाएंगी, भोजन कम बनेगा तो ओवरऑल पौधे की जो सेहत है उस पर असर पड़ेगा और फ्रूट की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। ये कुछ खादें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है।
और ये हम आपको देते हैं पॉलीसल्फेट। तो अगर मुझे सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक साथ पूर्ति करना है, तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन होता है। तो एक ही फर्टिलाइजर जो इस समय सबसे सेफ और तीनों चीजों को एक साथ देने के लिए है, वो है हमारा पॉलीसल्फेट। ये 4 चीजों का मिक्सचर है पॉलीसल्फेट, बेसिकली सल्फर, पोटाश, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और 100% नेचुरल है। ये जो पॉलीसल्फेट खाद है, एक वीडियो में जो मैंने आपको सुनवाया था, 100% केमिकल फ्री है, क्योंकि ये प्राकृतिक खाद है। ये बेसिकली हम कहां से निकालते हैं? ये हम इंग्लैंड से लेकर के आते हैं। इंग्लैंड में समुद्र का उत्तरी हिस्सा है, वहां पर बॉल्वी नाम से हमारी एक खदान है, वहां से हम इसको निकालते हैं। इंटरनेट पे आप देखोगे सारी चीजें अवेलेबल है। और ये खदान समुद्र तल से 1200 मीटर गहराई में पानी के अंदर स्थित है, वहां से खोद करके इसको निकाला जाता है। और पूरी दुनिया में इकलौता वही सोर्स है पॉलीसल्फेट को निकालने का। दुनिया में और कहीं पॉलीसल्फेट नहीं पाया जाता है, ना ही वहां से निकाला जाता है। और पूरी दुनिया में अभी तक ICL ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको वहां से माइन करके वो निकाल रही है, और अलग अलग देशों में हम लोग इसको भेजते हैं। करते क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों के रूप में तोड़ करके इसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये हमारी फैक्ट्री है, वहां पर इसमें सिर्फ इसको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं और 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा दाना बनता है, फिर उसके बाद छोटा दाना बनता है, और एक स्टैंडर्ड ग्रेड बनती है जो कि हम इंडिया में ले रहे हैं। स्टैंडर्ड ग्रेड कैसी है कि ना पाउडर है ना दानेदार है, एक दलिया जैसा प्रोडक्ट है जो दरदरा इस तरह का प्रोडक्ट है। तो ये हम इंडिया में ले रहे हैं। 100% केमिकल फ्री है, स्लो रिलीज है, एक बार डालने के बाद 90 डेज तक काम करता है मिट्टी के अंदर, लेकिन 100% घुलेगा। 90 दिन के अंदर नमी अगर वहां सही है तो ये 100% घुल जाएगा। जमीन के अंदर किसी प्रकार का कोई इसका अवशेष नहीं रहेगा। इसका खुद का pH 7 है, तो इसलिए मिट्टी के pH को भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करता है, सामान्य रखता है। ज्यादा है फिर भी 7 करेगा, कम है तो 7 की तरफ लेकर के जाएगा। तो हर हाल में मिट्टी के लेवल को सामान्य रखेगा। ये कुछ ट्रायल थे, एक बता देता हूं। ये कंट्रोल प्लॉट है और ये आपका पॉलीसल्फेट से ट्रीटेड है। और बेसिकली क्या है, ये अच्छे फ्रूट और ये आपका खराब फ्रूट, ये बेसिकली इस तरह से है। और ये एप्लीकेशन है। टाइप क्लस्टर पे 75 किलो ये दिया गया था। जहां हमने पॉलीसल्फेट डाला वहां पर अच्छे फ्रूट्स की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। ये तो बाहर का है, मैं आपको इंडिया का दिखाता हूं। एक वीडियो मैंने सबसे शुरू में चलाया था नोनी यूनिवर्सिटी का, वो बेसिकली 2022 का वीडियो था और हमारा पहला साल था। ये सारे के सारे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए वहां है। वो 2022 का वीडियो था, 2023 पूरा हो चुका है और ये 3rd ईयर है। किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए या रिकमेंडेशंस के लिए 3 साल तक लगातार ट्रायलिंग हमने करनी पड़ता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, वहां हमारी ट्रायलिंग पूरी हो चुकी है और किसी इस साल जो है वो रिकमेंडेशंस में उनकी आ जाएगी। तो ये वहां के ट्रायल्स हैं बेसिकली, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। सॉइल एप्लीकेशन में ये अलग अलग डोजेस ली गई हैं। यहाँ पर T1 जो था, यहाँ पर सब लिखा है T1, T2, 3, ये मतलब क्या हो गया, ये ट्रायल प्लॉट है। ट्रायल 1 प्लॉट, ट्रायल 2, और उसमें हमने किस रेशियो में पॉलीसल्फेट इस्तेमाल किया वो डिटेल्स इसमें लिखी है। जैसे T1 100% पॉलीसल्फेट डाला उसमें, और कोई चीज उसमें नहीं डाली। और रिकमेंडेड, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं है, तो जो भी रिकमेंडेड नाइट्रोजन और फास्फोरस की डोज है बस वो दी गई साथ में। उसके बाद 80% पॉलीसल्फेट, 20% एमओपी खाद और नाइट्रोजन फास्फोरस की रिकमेंडेड डोज जो भी उसमें है। फिर 7%, फिर 40, फिर 20, और फिर ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस थी एनपीके की, उसके ऊपर ये ट्रायल लगा था T6 में। और यहाँ T7 में जो है 0% जो है हमने पॉलीसल्फेट डाला। तो आप देखिए यहाँ जो T3 है ये 2020, 2021 और 2022
2022 में हमारे ट्रायल वहां कंप्लीट हुए हैं, तो रिकमेंडेशंस वहां अब आ जाएगी। T3 प्लॉट जो है, यानी कि यहाँ पर ये T3 प्लॉट में ये पाया गया कि वहां हर तरह से क्वालिटी बेहतर है। T3 प्लॉट का मतलब क्या हो गया? 60% पॉलीसल्फेट के साथ में MOP खाद मिली। बेसिकली क्या है, अगर आप J&K की जो रिकमेंडेशन है वो देखें तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में लोग खाद इस्तेमाल करते हैं, खास करके जो हमारा कमोडिटी फर्टिलाइजर है, MOP, DAP वहां चलता है, आपका यूरिया बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब धीरे धीरे लोग वहां, हमारा हिमाचल बहुत एडवांस है, बहुत आगे है न्यूट्रिशन के मैनेजमेंट। वहां क्या है, प्लेन लैंड है, ऑपरेशंस बहुत इजी हैं, और पेड़ों की अगर साइज देखोगे बहुत बड़े बड़े हैं ड्यू टू वहाँ का जो टोपोग्राफी उसके हिसाब से। तो वहाँ बहुत ज़्यादा केयर वो लोग नहीं करते हैं, शायद इसीलिए आप देखेंगे उनका जो फ्रूट क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, खासकर कश्मीर की। अब वो बहुत तेजी के साथ हाई डेंसिटी की तरफ डेवलप हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो हमसे आगे निकल जाएंगे, बहुत तेजी से वो लोग हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगे। तो ये T3 में क्या किया इन्होंने, 4 किलो पॉलीसल्फेट, 1 किलो MOP, नाइट्रोजन फास्फोरस की रिकमेंडेड डोज, फोलियर एप्लीकेशंस की है इन्होंने। देखिए हमारा प्रोडक्ट आता है NPK के साथ में कैल्शियम। तो ये जब इस कॉम्बिनेशन में T3 में किया गया तो वहां पर हर वर्ष उस प्लॉट में बेहतर परिणाम दिखे। तो ये हमारे इंडिया के ही है, यूनिवर्सिटी जो हमारी है नॉलेज की, उसके अगले साल आपको ये दिख जाएगा। ये कुछ एवरेज NPK के रिक्वायरमेंट्स हैं। हर साल प्रति हेक्टेयर हमारे खेत से जो फ्रूट बाहर जाता है उसमें NPK की कितनी मात्रा बाहर चली जाती है, मोटा मोटा इसमें ये दर्शाया गया है कि 18 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश उस फ्रूट के माध्यम से हमारे खेत से बाहर जाता है प्रति हेक्टेयर। क्योंकि जो फ्रूट है हमने तोड़ करके बाहर ले गए, तो उसमें क्या है, जो हमने डाला है न्यूट्रिशन वही है। तो ये एवरेज रिमूवल है पर हेक्टेयर आपका केजी के हिसाब से। तो पैटर्न अगर आप देखें कि फ्रूट से अगर इस रेशियो में खाना बाहर जा रहा है तो मुझे भी इसी रेशियो में खाना देना पड़ेगा, यानी पोटाश की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन उसके बाद में है। लेकिन अगर देखें हम अपनी प्रैक्टिस को तो यहाँ हमारा सबसे ज्यादा फोकस नाइट्रोजन के ऊपर रहता है कि नाइट्रोजन कैसे पूरी करें। फोलियर एप्लीकेशंस जो है बहुत सारे लोगों का अब तो बहुत जागरूकता आ गई है। नहीं तो पहले तो ये बोलते थे कि साहब हमने जमीन में डाल दिया तो अब ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फोलियर जो एप्लीकेशंस हैं वो सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि 80 से 85% जो खाना पीना है पौधा जमीन से लेता है, और 15 से 20% जो खाना है वो फोलियर के माध्यम से प्लांट को चाहिए। तो फोलियर में क्या है, जमीन में हमने एक बार डाल दिया या दूसरी बार भी डालते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ पड़ी हुई हैं, पानी में जितनी चीज घुलेगी वो सभी ऊपर एक साथ जाती है। लेकिन फोलियर एप्लीकेशन जो है वो स्टेज के हिसाब से हम करते हैं कि जिस स्टेज पे जिस चीज की जरूरत है हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हम पिंक बड में क्या बोलते हैं कि बोरोन डालिए, बोरोन वहां ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर, तो इसलिए बोरोन की हम स्प्रे करते हैं। नहीं तो क्या है कि मिट्टी से तो हर चीज घुल करके ऊपर एक साथ जाएगी, वहां बोरोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट तो बोरोन देते हैं, हम जिंक देते हैं, कभी हमें पोटाश की ज्यादा रिक्वायरमेंट है पोटाश देते हैं। तो इसलिए फोलियर एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नाइट्रोजन के बारे में है कि नाइट्रोजन कब कब जरूरी है फोलियर के माध्यम से, बिफोर फ्लावरिंग जो फ्रूट सेटिंग को आपको इम्प्रूव करेगा, यानी कि जो हमारा पिंक बड का टाइम है यहाँ पर हम नाइट्रोजन का स्प्रे दे सकते हैं, आफ्टर फ्लावरिंग और आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये नाइट्रोजन के बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो हम दे सकते हैं। हाँ चलिए, तो ये हमारी इस साल की रिकमेंडेशन है। सॉइल एप्लीकेशन में पॉलीसल्फेट के साथ में कोई भी NPK ग्रेड आप डालिए। NPK ग्रेड हम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमारे पॉलीसल्फेट के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं है। लेकिन जहां भी पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल किया गया, ट्रायल्स ये बताते हैं कि 15 से 20% नाइट्रोजन का ज्यादा अपटेक हुआ। कारण सल्फर नाइट्रोजन के अपटेक में हेल्प करता है। जहां भी हमने पॉलीसल्फेट इस्तेमाल किया वहां 5 से 10% फास्फोरस के अपटेक में बढ़ोतरी पाई गई। कारण मैग्नीशियम
फास्फोरस के अपटेक में हेल्प करता है। चूंकि हमें ज्यादा चाहिए इसलिए हमें नाइट्रोजन फास्फोरस अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हमने 16-16-16 एक नाम रखा है। आप कोई भी एनपीके ग्रेड ले सकते हैं। आप 12-11-18 ले सकते हैं, आप 15-15 ले सकते हैं, आप 12-32-16 का रेशियो ले सकते हैं। कोई भी एनपीके ग्रेड आप इसके साथ में डाल सकते हैं। ये हेलियोडोर जो मैंने सीवीड प्रोडक्ट बताया था, तो इसका भी आप इस्तेमाल इस समय कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से। फोलियर एप्लीकेशन में अगर देखें पिंक बड पर, ये हमारा न्यूट्रीवन स्टार्टर ग्रेड आती है 11-36-24, ये एनपीके ग्रेड है, साथ में बोरोन। इसका इस्तेमाल आप ऐसे मिला करके कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट जब पिंक बढ़ गया उसके बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जमीन में करिए। यहां पर देखो हमेशा ये बोला जाता है कि कैल्शियम नाइट्रेट को बड ब्रश के टाइम पर ही डाल दीजिए, लेकिन रिसर्च ये बोलता है बड ब्रश से लेकर के फ्लावरिंग तक 90% खाना पीना पौधे के वो काम आता है जो उसके तने में स्टोर है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पानी जब भाप के पत्ते से उड़ता है तभी नीचे से पानी ऊपर जाएगा। शुरुआती अवस्था में पौधे के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में पत्तियां नहीं होती हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी को उड़ाए, इसीलिए नीचे का खाना पीना भी उतना ही स्लो जाता है। जब जैसे जैसे ऊपर पत्तियां निकलती हैं वैसे वैसे नीचे फीडिंग रूट्स होती है। जब तक रूट्स पूरी तरह डेवलप नहीं होंगी तो खाना पीना भी हमारा पूरी तरह ऊपर नहीं जाएगा या पूरी मात्रा में नहीं जाएगा। तो इसलिए नाइट्रेट नाइट्रोजन के साथ कम से कम हम इसको पिंक बड के टाइम पे डालें या फ्रूट सेट के टाइम पे डालें, क्योंकि नाइट्रेट नाइट्रोजन दो ही रास्ते जानती है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो जमीन में रुकी नहीं रहती है। और सर स्टार्टर और बोरॉन के साथ जिंक अलग से, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी जब जिंक की मैं बात कर रहा हूं, जिंक अगर पोस्ट हार्वेस्ट में आपने स्प्रे किया है तो यहाँ आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी है जी, नहीं पीलेंगे सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मन नहीं मानता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी 2 स्प्रे करके बैठे हैं तो रात को मेरे को नींद नहीं आती, ठीक है सर, वो दिमाग में वही चलता रहता है कि पड़ोसी का अच्छा हो जाएगा, उसको 2 स्प्रे करते हैं, मैंने तो एक भी नहीं किया, तो फिर पेटल फॉल पे आता है। एक्चुअली इसके साथ मैक्सिमम लोगों ने अभी किया यूट्यूब यूनिवर्सिटी का यही बात नहीं कुछ परसेंट तो इसमें भी होगा स्टार्टर में, ये स्टार्टर में है। स्टार्टर में कुछ सूक्ष्म मात्रा, इसमें 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, तो सूक्ष्म मात्रा में इसमें आपका जिंक भी है। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं बोरोन भी है, लेकिन बोरोन की यहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए हमें बोरोन अलग से, ये तो हम बोल रहे हैं, हम कभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ लिख करके आपको नहीं दिया कि जिंक भी डालिए, ये तो सबकी अपनी अपनी जो लोकल प्रैक्टिस है वो चली हुई है। सबका ये मानना है फ्रूट सेटिंग के टाइम पे, फ्लावरिंग के टाइम पे पोटाश सबसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है। अगर फोलियर के माध्यम से वहां पोटाश हम दे रहे हैं तो वहां बेहतर फ्लावरिंग प्लस बेहतर जो आपका फंगल डिजीज पे कंट्रोल, वो आपको वहां ऑटोमेटिकली प्लांट देगा, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उसका पहले से स्ट्रॉन्ग रहेगा। होता क्या है बेसिकली, हम धीरे 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 मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं ऐसा ओपनली बोलूंगा तो किसी के बारे में गलत होगा, लेकिन मैं सभी को एक चीज बोलता हूँ, मैं भी आपके पास आया हूँ और मैं भी अपनी चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप 2 चीजों को समझ लीजिए, नंबर 1 अपनी मिट्टी को, नंबर 2 अपने पौधे। ये 2 चीजों को जिस दिन आप समझ लेंगे कंप्लीटली, आपको किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी मिट्टी में क्या है अगर मुझे पता है तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना डालना है, कौन सी खाद डालना है। मेरे पौधे की रिक्वायरमेंट, पौधा कैसे काम करता है, ये सब मुझे पता है, तो कभी भी मुझे कोई भी चीज बेच करके नहीं जा सकता। आपको पता होगा, देखिए आपको ये पता है कि मेरे पौधे में कौन सी अवस्था किस समय आएगी। पोषक तत्व के बारे में आप, उनके काम के बारे में आप समझिए, तो आपको पता है कि मेरे फ्लावरिंग के टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, बोरोन चाहिए, एनपीके चाहिए, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, और मैं खाद चला सकता हूँ। तो वहां कोई भी आपको कुछ भी बेच करके नहीं जा सकता। या कई बार हम ऐसी चीज भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी जरूरत थी ही नहीं और हमने वो इस्तेमाल कर लिया, ड्यू टू या तो पड़ोसी ने किया है उसको इसलिए मैंने कर लिया, या मैंने कहीं उसको यूट्यूब में देख लिया जिसका मैं फैन हूं। तो
किसी पर भी आंख बंद करके हम भरोसा ना करें। यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट भी आप डाल सकते हैं, 13:45 भी आप दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा गणित है ये। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि आपको बेहतर ऑप्शन देना है, डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। ये हमारा आगे जब फोलियर में हम आगे बढ़ेंगे पिंक बर्ड के बाद, तो ये हमारा बहुत सिंपल सा चार्ट है। फ्रूट सेट स्टेज पर टेक्लीफ एनपीके के साथ में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम वाला प्रोडक्ट ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रीवान फ्रूट, ये भी हमारा कैल्शियम का प्रोडक्ट है। 12 5 27 प्लस 2 8 कैल्शियम एनपीके के साथ में कैल्शियम है। यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जितनी ज्यादा कोशिकाएं बनेंगी उतना ज्यादा कैल्शियम चाहिए। फ्रूट सेट जिस दिन आपका हो गया, उसके बाद के जो 45 दिन हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रूट सेट होने के बाद के 45 दिन सबसे क्रिटिकल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? प्लांट की हेल्थ के लिए और फ्रूट के साइज के लिए। उसके बाद हम दौड़ते हैं कब? साइज बनाने के लिए, जब हमारा हार्वेस्टिंग करेंगे। इसके साथ साइज नहीं बना, अब साइज की स्प्रे बताइए। वहां पर 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसे 20 से 30 का अंतर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी फ्रूट के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ये 45 डेज में बन जाएंगी। उसके बाद आपका सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं होता है। जितनी ज्यादा कोशिकाएं इस समय फ्रूट के अंदर बन जाएंगी, उतना बेहतर साइज हमें बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि बाद में उन कोशिकाओं का साइज बढ़ता है, कोशिकाएं नहीं बढ़ती। इसलिए 45 दिन जो आपके शुरुआत के हैं, वहां पर आपको कैल्शियम ज्यादा चाहिए। इसलिए हमने 2 प्रोडक्ट यहाँ रखे हैं। 9% कैल्शियम यहाँ है, इसके अंदर भी आपका एनपीके के साथ में 8% कैल्शियम है जी। आप बोल रहे हैं 45, तो मतलब हर 15 या 20वें दिन में हमको करना पड़ेगा। ये सभी स्प्रे 15 से 20 दिन के बाद आपका बेटा फॉल के बाद ये स्टेज आप देखिए, ये 15-20 दिन के बाद आपकी ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे। सर जी एक चीज ये है ना जी, कि ये पीएच, वाटर पीएच के बारे में भी आप बताएं ना। पूरा बताऊंगा। ऐसा है कि कईयों को भ्रांति है कि हमारा जो वाटर या जो भी है पीने का, उसका ही पीएच ज्यादा है। आप ये दवाइयाँ काम नहीं करती ढंग से। यहाँ का जो पीने का पानी है, आप जो पानी आता है सीधे वही पीते हैं कि पीने के अलग से पानी है? ये कई बार हमारे सोर्सेज है, बहुत नेचुरल सोर्सेज है। ये जैसे ये बर्फ वाला पानी लाया हुआ है यहाँ आसपास में स्टोरेज वाटर है किसी के पास, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ पड़ा? सर हमने चेक कराया था ना जी, उसमें पीएच 8 के आता है। अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ इनको पूछ लेना कहीं स्टोर वाटर में किसी के टैंक में वो ले आना, और फ्रेश वाटर वो ले आना ये ग्लास में। उसके बाद जब आपका ये बूस्टर प्लस पोटेशियम प्लस, ये बूस्टर का ग्रेड है 8-16-39 और ये 8-0-47, तो ये साइज बनाने की टाइम पे ये चाहिए। इसके बाद में अगर आपको कैल्शियम की दिखती है दिक्कत, हाल तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत दिखती है तो हार्वेस्टिंग से पहले एक स्प्रे आप कैल्शियम का ले सकते हैं। जब कलर का टाइम आएगा तो न्यूट्रीवान पीक-1, ये 04932 नाम से ग्रेड है, 5 ग्राम का एक स्प्रे 35 दिन पहले। अगर आ गया इट्स ओके, अगर जरूरत पड़ती है तो 15 दिन के बाद आप इसको 1 किलो का स्प्रे फिर से रिपीट कर सकते हैं। यहाँ जो मैच्योर हो जाता है फ्रूट, राइपनिंग हो जाती है, वो शिकायत आपको इसके साथ में नहीं आएगी, क्योंकि फास्फोरस प्लस पोटाश का एक कॉम्बिनेशन है। प्लस कहीं भी अगर आपको पाउडरी मिल्यू की समस्या है और आप परेशान हैं, उससे कंट्रोल नहीं होती, 2-3 स्प्रे हमें करनी पड़ती है, तो आप इसी ग्रेड को 04932 को पेटल फॉल पे करिए पाउडरी मिल्यू की फंजीसाइड के साथ। चाहे माइक्लोबुटालिन आप कर रहे हो, चाहे आप हेक्साकोनाजोल कर रहे हो, या कोई भी कर रहे हो, पेटल फॉल पे आपने इस ग्रेड के साथ उस फंजीसाइड को करना है। आपको दूसरा स्प्रे पाउडरी मिल्यू की कंट्रोल के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश दोनों ही तत्व प्लांट के अंदर नेचुरल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, सहनशीलता बढ़ा देते हैं बीमारी को सहन करने की। इसलिए आप इसके साथ में जा सकते हैं।
ये मैंने तभी बोला है अगर पाउडरबिलिटी की समस्या है तो, नहीं तो फिर आप जैसे दिया है शेड्यूल आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, इनको क्या किसी भी फंक्शन के लिए मिला सकते हैं? जितने ये जो हमारा बेसिकली जो न्यूट्रीवाइट सीरीज है हाँ जी। या जो हमारा ये भी आ रहा है टेक्निक, ये स्पेशली फोलियर प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जो टैंक मिक्स कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉपर बेस और सल्फर बेस दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ये दो ही मिला। वो अवॉइड करनी, दो दिन के साथ नहीं है। और नेटिव है जी, नेटिव नेटिव के साथ हो जाता है, कॉपर बेस सल्फर बेस दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। फिर भी एक चीज मैं सभी को बोलता हूँ, कुछ भी गलत करने से बेहतर है हम जांच परख के उसको इस्तेमाल करें। अगर मैंने कोई चीज पहले से मिला करके देख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ तो सिंपल सी चीज है, एक गिलास पानी लीजिए, कांच का गिलास लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और जो जो चीज मैं मिलाने वाला हूँ उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा उस गिलास में मिलाइए, घोलिए, 15 मिनट के लिए उसको रखिए। अगर वो पानी गाढ़ा हो जाए या उसमें जो चीज डाली है वो जम करके नीचे बैठ जाए, हट जाए, फिर मत करिए। ये फिजिकल टेस्ट है, इसको बेसिकली जार टेस्ट बोलते हैं। तो ये जरूर आप करिए उस अवस्था में जहां आपको पता नहीं है ये वो करें कि ना करें, कुछ होगा कि नहीं होगा। कांच की ग्लास वहाँ चाय वाले के पास होगा नीचे। आफ्टर हार्वेस्ट आप इस ग्रेड के साथ जा सकते हैं, नहीं तो बड बिल्डर हम देने वाले हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि यही करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हम आपको देंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। हाई नाइट्रोजन ग्रेड है 31-11-11, आप इसके साथ जा सकते हैं, बढ़िया एनपीके का सोर्स है। अकेला नाइट्रोजन कुछ भी नहीं करता है, उस टाइम पे हमें मिला जुला अप्रोच चाहिए तो आप इसके साथ जाएंगे तो आपको बेहतर होगा। और बड बिल्डर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो बड बिल्डर के साथ भी एक स्प्रे के साथ आप जा सकते हैं, उसमें जिंक और मैग्नीशियम का एक मिक्सचर होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा शेड्यूल है, जो बुकलेट्स हमने आपको दी हैं इनके अंदर ये ऑलरेडी प्रिंटेड है। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कभी भी जो है हमसे बात कर सकते हैं। ये पुराना है, ये लास्ट ईयर वाला है, नया वाला हमने इसमें दिया है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है आपके बेझिझक आप बात करिए। अब मैं आपकी बात का सवाल जो सवाल था उसका जवाब देता हूं कि जैसा हम बोलते हैं कि कैल्शियम के साथ में पोटाश का जो रिकमेंडेशन है वो बेसिकली नहीं होता है, लेकिन ये उस अवस्था में है कि अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट आप मिला रहे हैं, अगर कोई कंपनी आपको कॉम्बिनेशन में दे रही है तो वो बेसिकली मिलाए ही इस रेशियो में गए हैं कि आपस में कॉम्पीट ना करें। जैसे मैं आपको दिखाता हूं 12-5-27 जो प्रोडक्ट है कैल्शियम वाला, जैसे 11-5-19 9 कैल्शियम 2.5 मैग्नीशियम, ये प्रोडक्ट मैंने आपको अभी दिखाया था। तो वहां पर आप देखोगे जो आपका कैल्शियम का और पोटाश का जो रेशियो है, पोटाश 19% है और कैल्शियम 9% है। तो अगर इस रेशियो में आप फिजिकली भी कोई चीज मिला सकते हैं तो आप मिलाकर कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बाहर जब हम चीज मिलाते हैं तो मेजरमेंट हमारे पास नहीं होता परसेंटेज के लिए, खास करके कि भाई कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा और कितनी सॉल्युबिलिटी है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ आते हैं। फास्फोरस के साथ में कभी भी कैल्शियम नहीं होता है, फास्फोरस के साथ में कभी भी जिंक नहीं होता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम आपको मिला करके दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिलाए ही उस रेशियो में गए हैं जो परेशानी पैदा ना करे। एंट्राकोल के साथ भी नहीं होता है सर कैल्शियम का? हो जाता है उसके साथ, तो सिंगल कैल्शियम हो जाता है ये भी। झाग टेस्ट करना चाहिए, जो किसी बर्तन में डालो फिर उसमें घोलो, 5-10 मिनट में लग जाता है इसकी कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, वो सबसे बेस्ट हुआ है। वो तो हम कर सकते, बायोटी तो सबके पास होती है। ये देखिए, ये फ्रूट वाइट है, NPK साथ में कैल्शियम, और इसके अलावा 1 2 3 4
ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इस खाद के अंदर है। ये चीजें पैकेट के ऊपर आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। कारण FCO जो है हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो हम इसके अंतर्गत इंडिया में खादें मिलती हैं, वो बोलता है इतनी ही चीज लिखने के लिए कि आप इतनी चीजें ही लिख सकते हैं। ये सूक्ष्म मात्रा में है। वैसे ही ये हमारा स्टार्टर है जो हम अभी करने के लिए बोल रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 1 2 3 4 5, ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी इसके अंदर है। जब भी आप स्प्रे करते हो, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो ये सप्लाई साथ में वो करता है। तो इसलिए हमें अलग से बहुत सारी चीजें, अगर ये ग्रेड्स आप कर रहे हो, करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, जितना भी हमारा न्यूट्रीवांट सेगमेंट का प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर ये न्यूट्रीवांट लिखा है, इसके 3 टेक्नोलॉजीज में काम करती है। सभी में स्टिकर होगा, स्प्रेडर होगा, और एक ह्यूमिक्टेंट करके टेक्नोलॉजी है जो कि इजराइल की यूनिवर्सिटी है बेन गुरियन, उसके सहयोग से डेवलप हुई है और पेटेंटेड है। कोई और उस तकनीक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। ये क्या करती है कि स्प्रे होने के बाद एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है पत्ते की सतह पर। पत्ते की सतह से जो पानी भाप बन के उड़ता है उसको वहां लॉक करती है, और पत्ते की सतह पर जो भी चीज पड़ी हुई है उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है, क्योंकि जब तक नमी है तब तक चीज काम करती है। इसलिए फोलियर स्प्रे के लिए बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। दोपहर में आप करोगे, हमने अभी स्प्रे किया, पानी तुरंत भाप बन के उड़ गया, जो भी चीज थी वो वहां पाउडर बन के नीचे आ गई, या वो एक्टिव नहीं रहेगी। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बेसिकली काम करती है। तो ये आप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया 12/5/27 के बारे में। बाकी सर पानी का pH लेवल क्या होना चाहिए वो? अब हम पानी के pH लेवल की बात करते हैं। कौन कौन सा पानी कहाँ कहाँ का है? सर ग्लास मिला नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तो है अंदर का पानी आया हुआ। ये लाया जाऊँ भाई कैसे फ्रेश वाटर बावड़ी वाला। अच्छा, बावड़ी, ये अंदर का पानी है, यानी कि जो स्टोर करके हम टैंक में रखते हैं। जो ये वाला वाटर है, ये स्टोर वाटर है। ये वाला बावड़ी का पानी शायद ये कहीं बावड़ी होता है। हाँ जी। इसका भी सर थोड़ा सा pH आगे पीछे है। इसका pH दोनों का वो तो रहेगा। जब सोर्स, देखो पानी के सोर्स में एक दिक्कत है कि फ्रेश वाटर जितना भी हमारा होता है उसका जो pH मान है वो नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि 7 के आसपास आपको आएगा। 6.7, 6.8 या 7 या 7.2 या 7.3, एक नेचुरल रेंज में होता है। पानी को जैसे ही आप स्टोर करते हैं वो क्या करता है, धीरे धीरे pH बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? जैसे ही आप पानी स्टोर करते हैं उसके अंदर फंगल स्पोर्स पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरियल जो है पॉपुलेशन पैदा होती है, और वो धीरे धीरे जब ग्रोथ करती है तो वो पानी के pH को बढ़ाने में हेल्प करती है। खास करके बगीचों में जब हम ड्रम्स रखते हैं, तो मैं इस बार स्प्रे करने गया, अगली बार के लिए मैं फिर वो ड्रम भर करके रख करके आता हूँ, या धीरे धीरे पानी आ रहा है वो इकट्ठा होता रहता है। वो खुले में रखा हुआ है, पौधे की पत्तियां, घास फूस, मिट्टी उसमें गिरती रहती है, और धीरे धीरे वो पानी को, जो pH को बढ़ाने में सहायक करती है। जितना ज्यादा पानी का pH होगा उतनी ही दिक्कत आपको आपके बगीचे में देखने को मिलेगी। क्यों? जो भी फंजीसाइड आप उसमें मिला करके कर रहे हो, मैं खाद की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम फंजीसाइड की बात कर रहे हैं, कि जो भी फंजीसाइड आप मिला करके कर रहे हो वहां पर आपको उसमें समस्या देखने को मिलेगी, उसके रिजल्ट में समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है सर, मैं अगर मेरे पास स्लाइड है तो मैं आपको वो और डिटेल में दिखाता हूँ। ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कैप्टन आप यूज करते होंगे और तकरीबन सभी लोग करते हैं। नहीं तो मैं अभी फोन से ले लेता हूं। कैप्टन जो है ना, सभी लोग यूज करते हैं, बहुत नॉर्मल फंजीसाइड है।
हार्वेस्ट से पहले जो यूज होता है सर वो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज पे बात करने का फायदा तभी है जब तथ्य हो आपके पास। ये बहुत समझने वाली बात है। अब यहां देखिए, ये कुछ फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के नाम है। ये डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऐसा ये हमने आईसीएम का बनाया हुआ है। जितने भी फंजीसाइड्स आप यूज करते हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, सभी की एक लाइफ होती है। पानी में मिक्स होने के बाद कितने समय के बाद उनका असर खत्म हो जाए, सबकी एक लाइफ है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जब तक पानी से चीज दूर है तब तक वो सुरक्षित है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, लेकिन जैसे पानी में मिक्स कर दी तो उसकी लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये उसी का डेटा है। तो इसको बोलते हैं किसी भी पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ, कि कितने समय के बाद, मानो ये पानी है मेरे पास, इस पानी में मैंने कोई फंजीसाइड डाला, घुलने के बाद कितने समय के बाद इस फंजीसाइड का असर 50% खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अब यहां सिंपल सा आपके पास कैप्टान है जो हम सभी नॉर्मली यूज करते हैं। पानी का पीएच स्प्रे करते समय अगर 7 है तो पानी में घुलने के बाद वो दवाई 8 घंटे तक स्टेबल रहेगी, यानी कि उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होगी। आप 8 घंटे के दौरान कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन वही पीएच अगर 8 है तो ठीक 10 मिनट के बाद उस कैप्टान का असर 50% खत्म हो जाएगा। ठीक उसके 10 मिनट के बाद और 50% असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्रे करते समय पानी का पीएच 9 है तो ठीक 2 मिनट के बाद 50% उसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। और ये हर प्रोसेस ठीक 2 मिनट के बाद आगे चलती रहती है। कई बार हम स्प्रे करते हैं और बोलते हैं सब असर नहीं हुआ, दवाई डुप्लीकेट थी। तो वहां दवाई डुप्लीकेट ना होकर के पीएच का एक कारण हो सकता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक और मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, तो उसमें आपको और भी समझ में आएगा। अब आप यहां देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें कैटेगरी वाइज है, इंसेक्टिसाइड या माइटिसाइड। ठीक है सर, ओवाइड करके एक माइटिसाइड आता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और शिकायत की रहती सब माइट तो मरी नहीं, दवाई निकली थी। क्या बोला जा रहा है? इफेक्टिवनेस रिड्यूस्ड एट पीएच अबव 7। 7 से ऊपर अगर पानी का पीएच है तो उसका जो असर है वो घट जाएगा ऑटोमेटिकली। आप कुछ भी नहीं करना, वो पीएच ने कर दिया, पानी में घुलते ही वो हो गया। ठीक है सर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये ब्रांड नेम है जो पूरी दुनिया में, जैसे एंडोसल्फान है, बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं। एंडोसल्फान आपने लिया, 70% लॉस आफ्टर 7 days एट पीएच 7.3 to 8। 70% वो खत्म हो गया अगर पानी का पीएच 7.3 से 8 के बीच में था। 7 दिन के बाद वो असर खत्म हो जाएगा। हम
दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलता है साहब 12 से 15 दिन का, बहुत सारी कंपनियां तो 25 दिन का बोलती हैं, 1 महीने का सर। ये कोई बताता नहीं कि कंडीशन क्या है। दवाई ठीक है, असर भी ठीक हो सकता है, लेकिन किस पीएच पे वो काम करने के लिए बनी है वो कोई बताता नहीं। मेलाथियोन, हालांकि ये बंद हो गई है, ये मेलाथियोन है। आइडियल पीएच 5 है, उसमें बढ़िया काम करेगी। 6 है तो 8 दिन काम करेगी, 7 है तो 3 दिन, 8 है तो 19 घंटे, 9 है तो 5 घंटे। दवाई वही है, सिर्फ पानी का पीएच यहाँ फर्क डाल रहा है उसके असर में। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपके फंगिसाइड, एलिएट बहुत फेमस नाम है, बायर का आता है एलिएट। सही पीएच काम करने के लिए 6 है उसका। स्टेबल पीएच 4 से 8 के बीच में वो स्टेबल रहती है, यानी कि इसकी रेंज है कि 4 से लेकर के 8 तक पीएच के लिए ये स्टेबल रहेगी, लेकिन सबसे बढ़िया काम 6 पीएच की रहेगी। इसका यही मतलब है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल, जो नई रिसर्च हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसी बेस पे आ रही है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सर ये जैसे यहाँ पर हमारा पानी का पीएच लेवल कितना है, तो उसको कम करने के लिए कौन सा आपके पास ये ऐसे के? ये वाला कौन सा पानी था? ये स्टोर वाला, ये स्टोर वाला है, और ये आपका है। अब हम पहले इसका पीएच चेक करेंगे दोनों का। ठीक है सर। तो ये हम दिखाई दे रहा है पीछे से 7.9 और पानी का टेम्परेचर 14.6। ठीक है सर। तो ये तकरीबन 8 के आसपास है जो ये आपका स्टोर वाला। तो इसमें अगर कैप्टन आपने मिलाकर कर दिया तो वो कितने काम करेगा? अभी हमने कितना दिखाया था? 8 पूरा 10 मिनट 8-10 मिनट काम करेगा। ठीक है सर। यानी कि आप गर्म घोलने के बाद जब तक पूरा खत्म करोगे तो एंड वाले पानी का खत्म असर ही खत्म हो गया होगा। ठीक है सर। अब ये देखते हैं। तो इसका भी तकरीबन सेम क्योंकि ये वही पानी होगा जो आपने नीचे से स्टोर किया होगा। अब चूंकि होटल में है तो ये पानी लंबा स्टोर होता नहीं, यूज हो रहा है, आ रहा है नया यूज हो रहा है। इसी पानी को अगर 20 दिन आप स्टोर कर दोगे तो इसका पीएच 8 या 8.5 के आसपास पहुंच जाएगा। आइडियल पीएच स्प्रे के लिए 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। अब देखो नहीं, मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ, पीने के लिए पानी का पीएच 7.5 और 8 के आसपास होना चाहिए। आप जो भी खाओगे वो पूरा पचेगा, डाइजेस्ट होगा, एसिडिटी की शिकायत किसी को नहीं है। 2 पीएच का पानी अगर, ये सेहत के लिए सबसे बढ़िया पानी पीने के लिए। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं 6 पीएच का पानी पीऊंगा, आप 10 दिन पी लो, एसिडिटी आपकी कभी खत्म नहीं होगी। कितनी दवाई खाते रहना, खाना पचने में दिक्कत होगी। ये है अभी जो स्टार्टर हम न्यूट्रीवन का टाइम तो जा चुका है। कोई भी आप न्यूट्रीवन का सेगमेंट का कोई भी प्रोडक्ट अभी शुरू है, ऊपर को तो सारा शुरू है। तो न्यूट्रीवन सेगमेंट का कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे और जैसे ही आप पानी में मिक्स करोगे वो पानी के पीएच को डाउन करेगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखो ये सारी की सारी इजराइल से खाद बन करके आती है। इजरायली 1 साल के बाद आना देंगे,
हम आज़ाद हुए 47 में, वो आज़ाद हुए 48 में। हमारे पास जमीन थी उपजाऊ, जैसे ही आज़ाद हुए हमने खेती की, अपना खाना पीना हमारा चल रहा था, पहले भी चल रहा था, बाद में भी चलता रहा। उनके पास पूरी दुनिया में वो लोग फैले हुए थे, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया कि आप यहाँ आकर रहने लगिए। यहूदी पूरी दुनिया में बसे हुए थे, उनको छोटा टुकड़ा वो इजराइल नाम का एक देश दिया, तो वहाँ पथरीली जमीन है और रेतीली जमीन है, एक तरफ समुद्र है और 4 दिशाओं में दुश्मन देश है, 4 दुश्मन देशों की सीमाएं रहती हैं। तो उनके पास आजाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि हम अपनी पॉपुलेशन को पानी और खाना कहाँ से लाएं। पानी था खारा, जो खारे पानी से ना आप खेती कर सकते थे, ना वहां उनके पास जमीन थी। तो सबसे पहले काम उन्होंने पानी और खेती में ही करने शुरू किया। समुद्र के पानी को रिफाइन करते हैं, पीने के योग्य बनाते हैं, उसको घरों में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पानी घरों से वेस्ट निकलता है पाइप के माध्यम से, उनको जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, वहाँ उनको ले जाकर इकट्ठा करते हैं, उसको फिर से ट्रीट करते हैं और उसको फिर खेती में यूज करते हैं। यानी कि एक बूंद भी वहाँ वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो पानी बंद है, कितना हमने वेस्ट करते हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना जी। तो उन्होंने फिर क्या किया, खादें ही इस तरह की बनाई टेक्नोलॉजी वाली कि जैसे ही खाद आप मिक्स करो तो पानी की क्वालिटी अपने आप ठीक हो जाए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये स्पेशली फोलियर ग्रेड्स हैं जो न्यूट्रिएंट से डाल सकते हैं। ग्रेड हमारा मार्केट में और भी आते हैं, जैसे सामान्य ना वो भी आते हैं, पर ग्रेड तो सारी है। खाद आप सिर्फ सोचिए कि ये खाद होनी चाहिए, वो ग्रेड आईसीएल के पास है। हमारे पास एनपीके की 1500 से ज्यादा ग्रेड्स हैं, दोनों में डालो। हमारे पास जो है आईसीएल की 1500 से ज्यादा ग्रेड्स हैं एनपीके पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में तो हम जब उनको ला रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही है, बोले आप फार्मर्स को कंफ्यूज करोगे, उनको पता ही लगेगा कि हम कब डालें कैसे डालें। मैं साहब दुनिया बहुत आगे चली गई है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, सबको पता है अब हमें किस स्टेज पे क्या डालना है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें मिला है। पानी का टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा, खाद आपकी उतनी ही स्लो घुलेगी, चाहे आप कोई भी खाद घुल रहे हो। आइडियल टेम्परेचर पानी में खाद घोलने के लिए 20 डिग्री होता है, 20 डिग्री होना चाहिए। पानी में जैसी खाद आप डालोगे वो नॉर्मल टाइम में घुलेगी। नॉर्मली हमारे पास सुबह 5:30-6 बजे के फोन आते हैं कि साहब आपकी खाद नहीं घुली, क्योंकि वो उस समय आप बगीचे में होते हैं और उस समय आप देखिए टेम्परेचर कितना डाउन होता है और पानी कितना ठंडा है, तो तकरीबन 8-10 डिग्री के आसपास पानी का टेम्परेचर उस टाइम होता है। तो तब हमारी हिदायत यही होती है कि आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए। कुछ खाद ऐसी हैं जिनको घोलने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे जिस खाद में भी पोटाश ज्यादा होगी उसको घोलने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। सिंपल 0.050 1 किलो अगर आप घोलना चाहते हैं आइडियल टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तब वो घुलेगा। 10 लीटर से कम घुलेगा तो 1 किलो खाद आपकी नीचे रह जाएगी, पूरी नहीं। ये हमारी अभी कल ही फोन आया था कुल्लू से, बोले साहब आपकी 0.050 खाद नहीं घुल रही है। ठीक है सर, मैं कहा साहब पानी कितना लिया है, बोले जी आधी बाल्टी है, तो 5-6 लीटर के आसपास पानी होगा, उसमें 2 किलो वो 0.050 घोल के रखें। मैं कहा नहीं घुलेगी भाई साहब, आप इसको पानी को बढ़ाइए, कम से कम 20 लीटर पानी लीजिए, तब 2 किलो खाद आपकी घुलेगी। मैं कुल्लू में बेसिकली मेरे को तकरीबन आप लोगों के बीच में हिमाचल के अंदर 7 साल हो गए। शुरुआती अवस्था में मैं कुल्लू में था, तो मेरे को वहाँ फार्मर में एक टब लिया हुआ था, उसमें 4-5 लीटर पानी था, उसमें 0.050 घोल करके वो बैठे हुए और मेरे को फोन करके बुलाया, बोले आओ आप, मेरे को नकली खाद दी है आपने, ये पत्थर है, ये नहीं घुल रहा है। मैं फिर एक पैकेट और ले गया अपने साथ, मैं कोई बात नहीं साहब हम आपके सारे पैकेट बदल देंगे, पर मैं आ रहा हूँ आपके पास। हम गए वहाँ, एक और पैकेट ले गए, बोले ये तो आपका वाला पैकेट है, मेरा वाला घोल के दिखाओ। बोले आप ये तो असली वाला लाए अपने साथ, मैं कोई बात नहीं आपका वाला घोल देते हैं। तब हमने कहा आप क्या करो 10 लीटर पानी लाओ, फिर हमने घोला, घुल गया। उसमें 5-6 लीटर पानी था, मैं आप इसको निकाल करके 5-6 लीटर और पानी डाल देंगे, पूरा घुल जाएगा, तो वो घुल गया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिक्कत जो है आती है इस तरह की। इसमें थोड़ा ज्यादा डाला है मैंने, इसमें थोड़ा सा कम डाला है। एक्चुअली जो डोज है ये 1 किलो 5 आपका पीएच आ गया, ये थोड़ा ज्यादा कम, और ये डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा में खाद आप मिला रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डलवाया है। इसलिए हर खाद की एक
प्रतिशत तक मैक्सिमम आप मिला सकते हो। मतलब क्या है कि आप 2 किलो तक मैक्सिमम मिलाइए, 2 किलो से ज़्यादा हमें नहीं मिलाना है, फिर वो पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा सा कम मिला है। ये 5.2 इसका जो है, इसका भी ठीक है साहब। ये बेसिकली क्या है, जब भी आप पानी मिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पानी का पीएच को डाउन करेगा, प्लस जो भी फंजीसाइड आप मिला करके इनके साथ करोगे उसकी कंपेटेबिलिटी या उसकी इफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। सर हमें तो आज तक ये पीएच का तो आपको मालूम ही था। हम तो पीएच नहीं, अगर जैसे कोई इतना पुराना पानी स्टोर करके रखे कि पानी की दिक्कत है तो हम कर लेते। वैसे चलो अभी तक उसमें ना कोई कमी भी नहीं है, पत्ते भी नहीं गले, ना क्वालिटी में कोई ऐसा स्प्रे प्रॉपर करते गए। तो पीएच लेवल क्या हमारा हमने चेक तो नहीं किया सर उसमें ना कितना पीएच। मैंने आपको जैसा बताया, रनिंग वाटर, फ्रेश वाटर जितना भी आप लोगे उसका पीएच आपको 7 के आसपास मिलेगा, मतलब कि नेचुरल 7 पीएच में जब भी आप स्प्रे करते हो तो आपको किसी भी दवाई का एवरेज, या जैसे एलिएट मैंने दिखाया कि 4 से 8 तक की रेंज में काम कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया काम 6 पे करेगा, उसमें वही दिखा। तो 4 से 8 तक पीएच काम कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया 6 पे काम करेगा। तो जब सामान्य पीएच में मैं कोई भी इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे को उस दवाई के एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन उस दवाई के मुझे अगर बहुत बेहतर रिजल्ट चाहिए तो फिर मुझे उस दवाई का पीएच मान, किस पीएच मान के लिए बढ़िया काम करेगा वो पता होना चाहिए। अभी तक जहां तक मैं समझता हूं आईसीएल के अलावा कोई और कंपनी इन चीजों के बारे में नहीं बताती है, नहीं बताती है कोई भी जो भी दवाई बेचने वाले आते हैं ना सर, वो भी दवाई का तो बताते हैं। और मैं आपको एक लिख करके दे रहा हूँ बात, किसी भी दवाई वाले से आप पूछ लेना कि आपके प्रोडक्ट की हाफ लाइफ क्या है, वो नहीं बताता, नहीं बताता। एक दिन एक से पूछा सर मैंने, जिस तरह से आप आए हैं वैसे ही आए थे, तो मेरे को पकड़ के साइड में ले गया। मैंने कहा पीएच बोला, उसने चुप करा दिया, वो साइड में ले गया। पता नहीं ना सब, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे नहीं कैसे मिलती है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये सिर्फ आपके निजी वन में नहीं होंगे। ये तो फोलियर की बात हो गई। एक पैकासिड करके हमारी खाद है, पैकासिड के नाम ग्रेड है वो 60% फास्फोरस से 20% प्योर फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपने अपने खेत में वो 100 ग्राम एक पौधे में डाल दिया तो पौधे की जड़ों को जला देगा, इतना वो तेज है। उसकी जो डोज है 5 किलो 1 लीटर, यानी कि 1 किलो 1 बीघे, उसकी डोज की रिकमेंडेशन। कहाँ रिकमेंडेशन है? जहां पीएच मिट्टी का 8 या उससे ऊपर है, वहां उसकी रिकमेंडेशन है। और ये कहाँ है कंडीशन? आप पंजाब में जाइए, आप हरियाणा में जाइए, आपको सब जगह पीएच 8 या उससे ऊपर मिलेगा। ठीक है सर? तो ऐसा नहीं है, वो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन हम करते हैं कि कभी भी आप अगर हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हो घास जलाने के लिए, आपने कुछ नहीं करना है। एक जो या तो अब तो पिट्टू पंप से हम करते हैं ना जी, या तो 16 लीटर का होगा या 25 लीटर का होगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने 5 से 7 ग्राम उस पिट्टू पंप में मिला देना है, मतलब आधी चम्मच डाल देना है उसको, और उसके बाद कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे करिए, आपको उस हर्बिसाइड के मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम पैकासिड करके आता है, पैकासिड 0-60-20 करके, तो उसके मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो प्रोडक्ट है हमारा, बहुत सारी रेंज है। ये तो स्पेशली फोलियर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्प्रे करना है उसमें, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है, ज्यादा बढ़ गया तो फसल को नुकसान भी कर सकता है। सर इसका क्या रेशियो है? ये कितना, ये कितने? 1 किलो 200 लीटर पानी में इसकी रिकमेंडेशन है पिंक बर्ड में, जो न्यूट्रीवान स्टार्टर है। मैं दावे के साथ आपको एक चीज बोलता हूं, 12-1-8-0 आप सभी लोग करते हैं। कहीं भी अगर 4 ड्रम आप कर रहे हो तो 2 ड्रम 12-1-8-0 कर लो, 2 ड्रम ये कर लो,
और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे 10 दिन के बाद। आप खुद ही बताएंगे कि मेरे को बेहतर रिजल्ट कहाँ है। अगर रिजल्ट आपको बेहतर दिखे तो आप आगे ICL के दूसरे प्रोडक्ट करिए, नहीं तो मत करिए। और सिंपल सा हम लोगों को बोलते हैं, कभी भी हम किसी को ये, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हम कभी भी राय नहीं देते हैं कि आप एक साथ पूरे बगीचे में करिए। आप तजुर्बा आपके खेत में आपको होना चाहिए, तो वहां आप देखिए। एक बार कुछ और प्रश्न है तो बेझिझक का बात करिए, कोशिश करूंगा मैं उसके जवाब देने की। पता होगा तो बताऊंगा, नहीं तो पूछ के बताऊंगा। जैसे pH लेवल डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, ड्रम में 2 किलो लगेगा। ये वाला इंक्लूड है, देखो स्टेज के हिसाब से क्या एग्जैक्ट कितना मतलब कितना कॉस्ट होगा सर? कॉस्ट स्टार्टर का तकरीबन 340 रुपए के आसपास है, 340 रुपए किलो। ठीक है सर। इसको लेने के फायदे क्या है? बहुत सारे लोग 12 एकड़ किलो आप लोगे 160-70 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन दुगनी कॉस्ट में है। फायदा क्या है? वहां आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस सिर्फ 2 चीजें मिल रही हैं। नंबर 1, यहाँ आपको जैसा मैंने आपको दिखाया था NPK के साथ में आपको सूक्ष्म तत्व मिल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्टिकर आपको अलग से नहीं मिलाना है, स्प्रेडर आपको अलग से नहीं मिलाना है। जो ह्यूमेक्टेंट टेक्नोलॉजी वो इसके साथ में आपको मिल रही है। वाटर के pH को ये कम करता है, ये उसका बेनिफिट है। दूसरा जो इसके जो काम करने का समय वो नॉर्मल किसी भी खाद से 3 गुना है। नॉर्मल आप 12 एकड़ 0 करोगे, 19 करोगे, 13-45 करोगे, 50 करोगे, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। उसके बाद उसके ये लगातार 18 दिन 3 सप्ताह इसकी एक्टिविटी पत्ते के ऊपर रहती है। मतलब ये 1 किलो पौधे के ज्यादा काम होता है, ज्यादा समय तक रहेगा वहां, ज्यादा समय तक पौधे को मिलेगा। इसीलिए हम दूसरी स्प्रे की रिकमेंडेशन, नॉर्मल ग्रेड कभी भी लोग करते हैं या कोई भी साइंटिस्ट को बोलता है कि 10 दिन के बाद रिपीट करना है। यहाँ हम 20 दिन के बाद कि आपको 20 दिन के बाद रिपीट करना है, 20 दिन पहले नहीं करना है, क्योंकि 18 दिन तक तो ये काम कर रहा है, उसके बाद रिपीट करना है। जैसे बीच में बारिश हो गई, कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें स्टिकर है। आपने अभी स्प्रे किया, 5 घंटे के 4 घंटे के बाद आपकी बारिश आ जाएगी, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वहां चिपका रहेगा। यही इसका फायदा है। कि दूसरा, जब आप इसका स्प्रे करोगे पत्ते के ऊपर मोटी बूंद दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि गिरते ही फैल जाता है। बारीक बारीक बूंदों में आएगा, पत्ते की सतह पे गिरते ही फैल जाएगा। आप एक बार ऐसे करके ले जाइए, दूसरा मारने की जरूरत नहीं है। आप रुक करके देखोगे पत्तियां आपको पूरी भीगी हुई। उससे फायदा यह है कि आपकी स्प्रे भी कम लगती है। जी चलो, ये पिंक में तो आपका इसमें सब pH वो सब हो गया, कर गया। उसके बाद ये जो भी आपके प्रोडक्ट जो आएंगे फ्लोरिंग में करने के लिए, उनमें भी सेम एज इट इज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको pH पर्टिकुलर है ना, 12/6/22। हाँ जी, ये ड्रिप ग्रेड का ना जी। हमारे पास अगर ड्रिप की सुविधा नहीं है तो मिट्टी में अगर डालेंगे तो कितना काम कर सकते हैं? 12/6/22 12 कैल्शियम अगर आपने लिया है, डायरेक्टली आप खेत में डालना चाहते हो, 300 ग्राम से 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप डाल सकते हो फ्रूट सेट। ठीक है सर। लेकिन अगर ड्रेंचिंग करना चाह रहे हो आप, 3 किलो 200 लीटर पानी में घोलना है, पौधे की उम्र के हिसाब से आपने उसमें पानी देना है। नए पौधे आपने लगाए हैं, कहीं नर्सरी आपकी है, ग्रोथ नहीं आ रही है, आप परेशान हैं, माइक्रोराइजर डाल के ये डालो वो डालो। 3 किलो 200 लीटर पानी में घोलना है और आपने नर्सरी में उसकी ड्रेंचिंग कर देनी है। नर्सरी में ड्रेंचिंग करते समय एक चीज का, या कहीं भी ड्रेंचिंग करते समय, चाहे आप किसी दवाई की ड्रेंचिंग कर रहे हो, एक ही कंडीशन याद रखनी है, नमी वहां पहले से हो। सूखी जमीन नहीं होनी चाहिए। सूखी जमीन होगी तो पानी डाल डाल के आप थक जाओगे, वो पूरा ड्रम एक ही पौधे में चला जाएगा, तब नमी दिखेगी आपको। पहले से अगर नमी है तो खाद आप जो भी डालोगे वो फैल जाएगी आसानी के साथ और जड़ों में पहुंच जाएगी। तो इसलिए थोड़ी नमी वहां होना, बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नमी होगी तो आप डालोगे तो पानी बह करके दूर चला। जी साहब। सर, जैसे pH की बात हुई है सर, तो सप्रे तो हमारे ज्यादा होते हैं, तो ये तो बीच में लगाना है, मतलब जो खाद है 51 वगैरह। अब मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ जो आपको स्प्रे रिकमेंड की गई है
एक तो हो गई आपकी स्टार्टर जो मैंने आपको बोला पिंक पड़ गया, पिंक पड़ के बाद आप दूसरी स्प्रे पेटल फॉल या फ्रूट सेट पे करते हैं 12-5 कोई भी आप करें। यहाँ पर जो आप इसके साथ मिलाकर के करोगे तो इसके अंदर भी वो गुण है, ठीक है सर? मीठे को अच्छा जगह हाँ हाँ मशीन का गेयर है ना, तो इसके अंदर भी वो गुण है। ये तो 800 कुछ तो पड़ेगा। हाँ ला ले, हाँ पुरानी आपको तब तो ले आओ। ठीक है मार सर ये जो प्रोडक्ट है ये सारे कहाँ मिलेंगे? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रामपुर में है, दीपक एग्रोकेमिकल, या फिर जहाँ से भी आप दवाई खरीदते हो तो अगर आप नाम से नाम होते तो वो आपको बना देंगे। यहाँ भी अवेलेबल है जो आपके यहाँ जो सोसाइटी है ना जी, कोंडा में हाँ कोंडा में भी अवेलेबल है, विचार में भी अवेलेबल है। मैंने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की मैंने, वो रामपुर में है। बाकी जहाँ से भी आप दवाई खरीद रहे हो, आप जब बोलोगे कि मेरे को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो आपको तो आपके यहाँ विचार में, और जो सोसाइटी आपकी यहाँ कोंडा में है तो वहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ विचार में भी आपके हमने अभी खाद भी लगवाए थे, यहाँ भी है, तो वहाँ भी अवेलेबल है। उसके बाद देखो ठीक उसके 15 से 20 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, फिर उसके 15 से 20 दिन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है। बीच में अगर समय मिलता है तो आप ये वाली स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं 12 5 27 + 8 कैल्शियम को, इसको रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा समय मिल रहा है। ये आप करोगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको खाद की स्प्रे नहीं करनी है, सिर्फ दवाई आप कर रहे हो, तो फिर आपने सेफर साइड में रह करके ये वाली ग्रेड लेनी है 04932 पीक 1, ठीक है सर? नॉर्मल इसकी रिकमेंडेशन है 1 किलो की। अगर मैंने किसी दवाई के साथ मिलाकर के करना है तो फिर ड्रम में डालना है सिर्फ 400 ग्राम। अच्छा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है। पहले ड्रम में डाल करके घोल करके इसको रखना है, दवाई को घोल करके आपने अलग रखना है। 10 मिनट के बाद आपको वो दवाई मिलेगी। मिक्सिंग का जो सूत्र है या जो फॉर्मूला है वो यही है कि आप जितनी भी दवाई मिलाते हैं उनको अलग अलग मिलाइए, उनको रखिए 10 मिनट घोल कर फिर मिक्स करिए, फिर आपको रिजल्ट सही मिलेगी ना तो खराब होगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन सबके साथ यही है, कभी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिला रहे हो, आप श्योर नहीं हो तो जांच टेस्ट आप जरूर करेंगे। आप 1 गिलास में उन सब चीजों को मिला करके देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सर जैसे 12 5 27 से अगर हम लगातार यूज करेंगे तो नाइट्रोजन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 12 देखो ज्यादा तब होती है कोई चीज जब आप अकेले डाल रहे हो, जब आप कॉम्बिनेशन में डाल रहे हो तो बाकी चीजें भी तो बराबर जा रही है, तो आपका लेवल मेंटेन रहता है। आप मैं अगर मान लीजिए अकेले कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे करूंगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, फिर फास्फोरस और पोटाश का लेवल घट जाएगा। लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन में डाल रहा हूँ, अब यहाँ 12 5 27 8 कैल्शियम अगर आप डालते हो तो 12% नाइट्रोजन के साथ हर बार 5% फास्फोरस और 27% पोटाश जा रही है, साथ में 8% कैल्शियम भी जा रहा है, तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बहुत लेटर स्टेज तक बोलते हैं नाइट्रोजन का स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए, तो इसलिए 35-40 दिन पहले फिर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप फास्फोरस और पोटाश के साथ जाए तो वहाँ नाइट्रोजन जीरो, ताकि नाइट्रोजन का लेवल रिड्यूस हो और फास्फोरस पोटाश का लेवल बढ़े, ताकि वो हम कलर की तरफ उसको लेकर जाए। बिना नाइट्रोजन के फास्फोरस का जो अपटेक है या उसका जो यूटिलाइजेशन है वो सही नहीं होता है। इसलिए आप जब 0050 अकेला स्प्रे करते हो तो
तो क्या करता है, पोटाश का जो नेचर है वो मैच्योरिटी लाने का है, वो लीफ को मैच्योर कर देता है, फ्रूट को मैच्योर कर देता है। लेकिन जब आप फास्फोरस के साथ करोगे या नाइट्रोजन के साथ करोगे तो फिर वो सही कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि लेटर स्टेज में हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो किसी भी फास्फोरस कॉम्बिनेशन के साथ आप पोटाश को करिए। जरूरी नहीं है आप हमारा ये करिए, वही कॉम्बिनेशन आपको और बेहतर दिखता है फास्फोरस प्लस पोटाश का, आप उसके साथ जाइए। जहां बेहतर आपको रिजल्ट मिले आप उसके साथ करिएगा। थोड़ा आप हमारा भी ट्राई करिए, आपको नहीं रिजल्ट आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। हमारा थोड़ा सर को चकरा दिया इसमें सर चकराने वाली बात नहीं साहब, ये चीजों को समझने की बात है। यहाँ पानी का किल्लत है, 7-8 दिन भर के रखते पहले। थोड़ा सा ध्यान चेक करना ये वाले ग्राफ ये है पीएच का पैमाना पोषक तत्वों के साथ जमीन में। मेरी मिट्टी का पीएच अगर 7 है तो मोलिब्डेनम, जिंक मेरे को थोड़ा कम मिलेगा, ये आपका बोरोन है ये तकरीबन सही मिलेगा, मैग्नीज कम मिलेगा, मिट्टी में पड़ा है लेकिन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। उसके बाद आयरन सबसे कम मिलेगा, मैग्नीशियम ठीक मिलेगा, कैल्शियम ठीक मिलेगा, सल्फर ठीक मिलेगा, पोटाश ठीक मिलेगा, फास्फोरस ठीक मिलेगा, नाइट्रोजन ठीक मिलेगा। मतलब मिट्टी का पीएच मान अगर 7 है तो तकरीबन मेरे पौधे को जो जरूरी चीजें हैं NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब सही मिलेगी। इसलिए बोलते हैं सामान्य पीएच, यहाँ पौधा बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन एप्पल के लिए जो पीएच रिकमेंडेड है वो यहाँ है 6.5। तो 6.5 पीएच में अगर आप देखोगे यहाँ भी मेरे को NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम थोड़ा कम मिलेगा लेकिन बाकी चीजें मेरे को सही मिलती हैं, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक इसको पीएच चाहिए। लेकिन अगर ये 6 है मेरी मिट्टी का पीएच मान, अब आप देखिए ऊपर चलते हैं, नाइट्रोजन प्रॉपर मिल रहा है लेकिन फास्फोरस में कमी आ जाएगी तुरंत। मिट्टी में पड़ा रहेगा फास्फोरस, पौधे को नहीं मिलेगा अगर मेरी मिट्टी का पीएच 6 है। वहीं पोटाश ठीक मिलेगा, सल्फर ठीक मिलेगा, कैल्शियम में दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम में दिक्कत आएगी, आयरन प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि जितना लो पीएच है आयरन उसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो हमारे यहाँ कभी भी आपने आयरन की स्प्रे करते हुए किसी को देखा नहीं होगा, ना ही कोई कंपनियां आयरन बेचती है, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी का पीएच 5.5 आ गया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग मिट्टी टेस्ट भी करवाते हैं, ICL मिट्टी टेस्ट भी करवाती है। हमारी जो लैब है वो पुणे में है और वो पूरा इजरायली टेक्नोलॉजी से हमने स्टैब्लिश की है। 3 फैसिलिटी हम लोग वहां दे रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग, लीफ टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग। तो अभी हिमाचल की लैब में सॉइल टेस्टिंग शुरू की है। अभी पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पर तकरीबन 250-300 सैंपल हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करवाए हैं। 6-7 आपके इधर आपका ये भावनगर से भी काफी सैंपल गए, यहाँ से भी बहुत, यहाँ से भी गए हैं। जो बहुत उसका बेसिकली ये सपोर्ट सर्विस है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आप न्यूट्रिशन बेच रहे हो तो भैया ये मिट्टी का लेवल बताने का तामझाम भी रखना पड़ेगा। फार्मर भी हमें बोलते हैं, तो इसलिए हमने वो शुरू किया है। बहुत मिनिमम उसका कॉस्ट है, मात्र 500 रुपए, जिसमें हम सारे के सारे पैरामीटर्स चेक करके देते हैं। वो भी किस चीज का है, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ मिट्टी करके वो अपने वहां सोसाइटी वालों को दे देना। ठीक है साहब, मिट्टी का सैंपल लिया, यहाँ जहां भी रखना है आपने, यहाँ भी रख लो, कोई वो दिक्कत जहां भी आपने रखना है आप रख दीजिए। तारा सिंह का नंबर है, मेरा नंबर है, बता दीजिए कि हमने सैंपल वहां छोड़ दिए हैं। उसके बाद का काम हमारा होता है, उसको हम यहाँ से अपने आप ले जाकर के कुरियर करते हैं और 15 से 20 दिन का जो प्रोसेस है आपका वो रिपोर्ट आ जाता है। वो एक सिर्फ सपोर्ट सर्विस है, उसमें हमारा कमाने का कोई ऐसा मेथड नहीं है। तो 5.5 पीएच अगर है मिट्टी का, आप देखिए नाइट्रोजन में भी कमी आएगी, फास्फोरस बिल्कुल कम हो जाएगा, यहाँ पोटाश में कमी आएगी, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी ये सूक्ष्म तत्व और इनकी वजह से टॉक्सिसिटी आ जाती है। हमने जो सैंपल टेस्ट करवाए हैं यहाँ तक पीएच आया है लोगों का 5 तक, यहाँ का भी है। 5 में अगर पीएच है तो आप देखिए क्या मिल रहा है उसको पौधे। यहाँ के 5 आया है, 5.3 है। इधर से हाँ जी,
4 से काट देंगे, इनका एक का 5.3 है और मैक्सिमम का तो 9 ही लगा मुझे, जो मैंने देखा ना। तो ये मिट्टी के पीएच का फर्क पड़ता है जो हम खाद दे रहे हैं उसके ऊपर। नॉर्मली हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। एक काम करने में और अच्छा काम करने में देखने में लंबा चौड़ा असर नहीं दिखेगा, लेकिन फर्क बहुत लंबा चौड़ा आता है। खेती मैं भी कर रहा हूँ, खेती आप भी कर रहे हो। मैंने उसको थोड़ा टेक्निकल ये सब चीजें समझ करके चीजें अप्लाई कर रहा हूँ और मैं पड़ोसी को देख करके अप्लाई कर रहा हूँ। पड़ोसी ने आज ये कर दिया तो चलो ये पड़ोसी ये भी करते हैं, यूरिया के कट्टे में कैल्शियम नाइट्रेट लेके जाते हैं। पड़ोसी ये भी करते हैं। मैं कुल्लू में था तो वहां मैंने देखा है वो यूरिया के कट्टे में कैल्शियम नाइट्रेट जाके डाल रहे हैं, तो पड़ोसी को लग रहा है यूरिया डाला है, चल मैं भी यूरिया डाला है कैल्शियम नाइट्रेट। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए चीजों को समझ करके हम अपना काम करेंगे तो बेहतर परिणाम हमें मिलेंगे, हमारे खर्चे बचेंगे, लोग बीमारियों में स्प्रे कम होगी और बेहतर उपज हमें मिलेगी। पड़ोसी उसका हिसाब किताब अलग है, पता नहीं उसने क्या कैलकुलेशन कर रखा है, तो ये धोखा भी देते हैं। मैंने वहां खेतों में यूरिया के कट्टे भी टांगे देखे, गए और वो डंडे के ऊपर टांग करके आ गए ताकि आने जाने वाले देखें कि यूरिया डाल करके ऐसा। मकसद सिर्फ इतना है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए, उसकी वजह और कुछ नहीं है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है साहब। खाद खरीदना नहीं खरीदना ये बहुत बाद की चीज होती है, चीजों को समझना सबसे पहले। मेरे पास अच्छी चीज है, आपको उसकी जरूरत है तो आप खरीदेंगे, मेरे पास नहीं है तो आप किसी और से खरीदेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। आज तक हमने कोशिश यही की है कि हम लोगों को सही चीज बताएं। यूनिवर्सिटी यूट्यूब वाली हमारे पास है नहीं, तो हमारे जो भी फेसबुक सेमिनार वगैरह होते हैं तो हमारे ऑथेंटिक डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर। ठीक है सर। बाकी सर बाकी परसेंटेज तो सभी उसमें लिखा होता है, परसेंटेज तो सभी खादों में हो गया, जो जितने लेवल में लगाना है वो तो लिखा होगा सभी। जितनी भी खाद एफसीओ के अंडर में आती है लेवल तो लगा होना सबका, फर्टिलाइजर कंट्रोल और परसेंटेज कितना है इसमें सबका। उस जो भी खाद मार्केट में बिकती है उसके ऊपर वो चीज लिखी होती है कि इस खाद के अंदर क्या चीज है, इस बैग के अंदर क्या है। लिखा किसके ऊपर नहीं होगा, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें आप खरीदते हो उन पर कुछ भी लिखा नहीं होगा। लिखा भी होगा तो गारंटी नहीं है कि वो है उसमें कि नहीं है। कारण क्या है कि हमारे देश के अंदर ऑर्गेनिक चीजों को टेस्ट करने के लिए या उनकी सैंपलिंग का कोई रूल नहीं है। जियो ग्रीन, एक जियो ग्रीन हो गया, जियो ग्रीन भी तो सर उसमें ठीक है, उसका रिजल्ट भी ठीक है। टेस्ट करवाइए उसको, तब समझ में आएगा क्या है। बाकी न्यूट्रीफीड हो गया एक। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है, मैं ऐसा किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है वो एफसीओ में नहीं आती। एफसीओ का मतलब है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि ये अप्रूव करता है और ये कैपेसिटी रखता है कि मैं अगर मार्केट में उसके अंडर में कोई ग्रेड ला करके बेच रहा हूं तो मेरी सैंपलिंग को यहां से कर सकते हैं। वो सैंपल ले जा करके टेस्ट करके बता सकते हैं मेरे को कम है तो मेरे को नोटिस दे करके मेरे को जेल में भी डाल सकते हैं। बाकी तो प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं जो पॉलीसल्फेट की बात मैंने आपको की है ना, प्योर नेचुरल है, बट वो एफसीओ के अंडर में आती है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ दिखाया था वही बैग पर भी लिखा मिलेगा कि इसके अंदर 12.5% पोटाश है, तो वो वहां लिखा मिलेगा बैग। ऑर्गेनिक पोटाश के नाम से बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या है उसके अंदर, कितना है उसके अंदर, ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं उसकी, कोई नहीं बता सकता। आप टेस्ट करवाइए उसको, आप कोई भी खाद ये आप करवा सकते हैं, बहुत सारी लैब है, आप ले जाइए सैंपल भर के टेस्ट करवाइए कि बताओ सर क्या इसके अंदर। थोड़ी सी फीस होती है उसकी। इसको डालने का सही समय पॉलीसल्फेट डालने का सही समय 3 अवस्थाओं में हम इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। आपका बड बस से लेकर के पिंक बड तक, रूट साइड पे, फिर आपका पोस्ट हार्वेस्ट। बड़ा पौधा है, आप 1 से लेकर के 1.5 किलो तक इस समय डालिए, आधा से लेकर के 1 किलो तक रूट साइड पे डालिए और आधा किलो पोस्ट हार्वेस्ट में डालिए। ये हमने आपको जो प्रोसेस दिए हैं इसमें पूरा डिटेल में स्टेज वाइज। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप, हम लोग हैं यहाँ पे, आप कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।